ना ही इसमें आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है, ना ही कोई स्टेप्स की जरूरत है। के क्वेश्चंस की डायरेक्ट सॉल्विंग कर सकते हैं, मिनटों नहीं सेकंडों में कर सकते हैं। और सबसे पहली जो इसमें टिप है वो है दुश्मनों की जफा का खौफ नहीं, दोस्तों की वफा से डरते हैं। मतलब ये कि अगर आपकी प्रिपरेशन की नैया केवल और केवल फिजिक्स और मैथ की दोस्ती के भरोसे चल रही है तो आपकी इस नाव में कभी भी छेद हो सकता है और आपकी जेईई की रैंक डूबती हुई दिख सकती है। अगर आपको इस बात में कोई भी शक हो तो इस वीडियो को तसल्ली से सुनिए। नमस्कार मेरे भैया राजा, आपके अपने इस प्यारे से चैनल अनअकैडमी आइटम्स पे आपका स्वागत है। और मैं गौरव सर भैया आज आपके लिए लेके आया हूं एक शानदार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोड मैप जो कि आपको बताएगा कि आने वाले 6 महीनों में जेईई 2025 के लिए आपको किस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए ताकि हम अपनी परसेंटाइल को मैक्सिमाइज कर सके और 99+ परसेंटाइल का स्कोर हम अचीव कर सके, जिससे हम अपनी ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचने का सपना पूरा कर पाएंगे और अपने माँ बाप और सबका नाम रोशन करेंगे। तो साहब सबसे पहली बात तो ये कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फायदा क्या है, व्हाट्स द फायदा। तो साहब फायदा ये है कि ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत ही आसान है, कोई बहुत ही इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और तीसरी चीज कि ये आपका एग्जामिनेशन में टाइम सेवर के रूप में काम करेगा। क्यों भाई टाइम सेवर कैसे? क्योंकि अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो या तो ये आती है या तो ये नहीं आती है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो ना ही इसमें आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है, ना ही कोई स्टेप्स की जरूरत है। आप इसके क्वेश्चंस की डायरेक्ट सॉल्विंग कर सकते हैं, मिनटों नहीं सेकंडों में कर सकते हैं। इसीलिए ये बाकी सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स, मैथ्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपका टाइम सेव करेगा और आपके स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएगा। ये तो हुआ इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का फायदा। पर इसके फायदे से ज्यादा दिक्कत है इसके मिथ्स में। तो साहब बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स इस सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिए गए हैं। सबसे पहला जो मिथ हम देख रहे हैं इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ वो है कि ये सब्जेक्ट नहीं साहब, ये एक्सेप्शन है। क्या ये सच बात है? ये सच बिल्कुल भी नहीं है, ये सरासर झूठ है। और इस झूठ को बनाने में बहुत लोगों का हाथ है, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, पर हम सीधे इस सच को या इस झूठ को हम पर्दाफाश करने वाले हैं। कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी 100% हम मान ले तो इसमें से मात्र 90% तो प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 10% एक्सेप्शंस हैं। उन एक्सेप्शंस, उन जो 10% एक्सेप्शंस हैं, उन 10% एक्सेप्शन में भी 2% और 8% की कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। अगर हम ये कैटेगराइजेशन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि मात्र 2% ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि डेटा बेस्ड हैं। उनका हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें हमें मेमोराइज ही करना पड़ता है। पर ये 8% एक्सेप्शंस भी लॉजिकली एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो भाई साहब सब कुछ लॉजिक से चलता है, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है। सब कुछ लॉजिक से चलता है, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट में 98%, ये 90% और ये 8% लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता हो तो वो एक्सेप्शन कैसे भाई साहब? यही तो सवाल है। और ये परसेप्शन इसलिए बना है क्योंकि बहुत लोग इसको न समझा पाते हैं, न समझ पाते हैं, और फिर जिस भी लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते, अंगूर खट्टे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम मिथ नंबर 2 को देखते हैं, परसेप्शन में दिक्कत। भाई साहब किसी महापुरुष ने कहा था कि परसेप्शन ही रियलिटी है, और किसी दूसरे महापुरुष ने कहा था कि परसेप्शन और रियलिटी में फर्क है। कौन सही है, कौन गलत? भाई साहब परसेप्शन और रियलिटी दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। हर वो चीज जो हमें लगती है कि सही है वो सही नहीं होती। अगर बहुत लोगों को लगता है या मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक रट्टा मार सब्जेक्ट है या एक्सेप्शन है, तो क्या वो परसेप्शन सही है? जी नहीं, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। क्योंकि उन लोगों को इस सब्जेक्ट की समझ नहीं है या उन लोगों ने ये सब्जेक्ट अच्छे से कायदे से पढ़ा नहीं है, लॉजिकली पढ़ा नहीं है। ये पूरा का पूरा लॉजिकल सब्जेक्ट है और इसमें ज्यादातर चीजें लॉजिक्स के बेस पे ही एक्सप्लेन की जा सकती हैं। इसीलिए ये परसेप्शन में दिक्कत है और किसी चीज में दिक्कत नहीं है भाई साहब। क्योंकि जिस चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन करना हो, लॉजिक लाने के लिए भी, लॉजिक्स ढूंढने के लिए भी, लॉजिक्स बनाने के लिए भी हमें काफी रिसर्च और काफी मेहनत की जरूरत है, जो कि बहुत लोग करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इसमें सबकी गलती है, बच्चों की भी गलती है, टीचर्स की भी गलती है, कई वेब सीरीज की भी गलती है कि ये परसेप्शन बिल्ड हो गया।
अगले अगर मिथ नंबर 3 पे हम चले तो वेटेज की बात आती है। यह भी एक मिथ की तरह बना हुआ है कि साहब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सबसे लो वेटेज वाला सब्जेक्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनिक से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम क्वेश्चंस आते हैं। ये सबसे गलत मिथ है। अगर आप जेई के किसी भी साल के पेपर्स उठा के देख लीजिए, ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूं, किसी साल हो सकता है कि कोई पोर्शन ज्यादा आ गया, कोई पोर्शन कम आ गया, पर ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो तीनों ही सब्जेक्ट्स, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तीनों के नियरली सेम ही वेटेज रहता है, नियरली सेम ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, नियरली सेम ही मार्क्स रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कभी कोई बहुत बड़ा इंबैलेंस क्रिएट हो जाए, और कई कई बार तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। तो भाई साहब ये हम कैसे बोल दे, ये हम कैसे मिथ क्रिएट कर दे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे लो वेटेज है। अगले मिथ की अगर हम बात करें, तो ये मिथ है कि रट्टा मार और इलॉजिकल सब्जेक्ट है। बिल्कुल ही रट्टा मार और इलॉजिकल है। भाई साहब देखिए, एक बात तो क्लियर है कि किसी भी सब्जेक्ट में हमें कुछ लॉजिक्स को पढ़ने के बाद उसे याद तो करना ही पड़ेगा। अगर हम याद नहीं करेंगे तो हम 2 साल तक या 3 साल तक या 1 साल तक जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस आउटपुट, उस इनपुट को हम 3 घंटे में या 6 घंटे के एग्जाम के दौरान कैसे निकाल पाएंगे अगर हम उस सब्जेक्ट की चीजों को याद नहीं रखेंगे। तो लॉजिकल बेस पे अगर हम स्टडी करने के बाद कोई चीज याद रख रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हर चीज इसमें रट्टा मार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100% इनऑर्गेनिक में से मात्र 2% ऐसा सब्जेक्ट है, मात्र 2% ऐसी चीजें हैं जो कि प्योरली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बेस्ड है। बाकी 98% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लॉजिक्स के तौर पर एक्सप्लेन की जा सकती है। इसलिए हम इसको, अगर कोई चीज मेजॉरिटी तौर पे लॉजिक्स की तरफ एक्सप्लेन की जा सकती है, तो क्या हम उसको रट्टा मार बोल सकते हैं? क्या हम उसको इलॉजिकल बोल सकते हैं? आप खुद सोचिए। अगर हम बात करें अगले मिथ की, तो क्या एनसीईआरटी इनफ है? ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा हुआ सवाल है। ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा हुआ सवाल है और बहुत रेलेवेंट सवाल है कि क्या एनसीईआरटी इनफ है। तो भाई साहब देखो, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि एनसीईआरटी आपके थ्योरी बेस के लिए अच्छा काम करती है, कि आपकी जो बेसिक थ्योरी है उसको वो कवर कराने के लिए काफी अच्छी बुक है। पर अगर आप केवल और केवल एनसीईआरटी के भरोसे जेईई मेंस या जेईई एडवांस देने बैठ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं भाई साहब। ऐसा ना करें, क्योंकि सब्जेक्ट के लेवल में भी डिफरेंस आ जाता है और क्वेश्चंस में भी डिफरेंस आ जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है वो क्वेश्चन के लेवल में आता है, क्योंकि थ्योरी फिर कहीं ना कहीं मैच हो जाती है एनसीईआरटी से, कुछ पॉइंट मैच हो जाते हैं। पर अगर आप जेईई एडवांस के लेवल ऑफ क्वेश्चंस को देखें तो एनसीईआरटी दूर दूर तक कोई मुकाबला उनका नहीं कर पाती है। इसलिए आपको कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज जो कि प्रेफरेबल होंगी कि आप अपनी कोचिंग में जो भी मटेरियल दिया जा रहा है आप उनको फॉलो करें। प्लस एनसीईआरटी तो लगाए ही लगाएं, ये तो बाइबल बुक है हमारे लिए, ये तो बाइबल बुक है भाई साहब। पर उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ साइड बुक्स भी आप रेफर कर सकते हैं। पर मेजर क्या पोर्शन है, आपको एनसीईआरटी एकदम लाइन टू लाइन कवर होनी चाहिए। आपको याद होनी चाहिए कि इस पेज पे ये बना था, इस पेज पे ये चीज बनी थी, इस पेज पे ये फिगर था, इस पेज पे ये लिखा था। आपको एनसीईआरटी रट के जानी है। पर बात यह भी कि एनसीईआरटी के भरोसे ही हम एग्जाम देने नहीं बैठ सकते, हमें और भी इसमें इनपुट देना पड़ेगा। और अगर मेन बात रही बोर्ड लेवल या एडवांस लेवल की, तो भाई साहब मेन जो अंतर आता है बोर्ड और एडवांस लेवल में वो है लेवल ऑफ क्वेश्चंस का। एडवांस लेवल में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मिक्स करके बनाए जाते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट के, जबकि बोर्ड लेवल में हम जो क्वेश्चंस डील करते हैं वो सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, इसीलिए वो हमें आसान प्रतीत होते हैं। एडवांस लेवल में 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिला के क्वेश्चन बना दिया गया, इसीलिए वो हमें टफ प्रतीत होते हैं। तो हमें लगता है कि यार क्या पता एनसीईआरटी से हो पाए या ना हो पाए, इसीलिए हमें कोई साइड बुक या अपने कोचिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है ताकि हम उस लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए जो हमें एनसीईआरटी में नहीं मिल पा रहे हैं। बाकी सब तो ठीक ठाक काम चल जाता है। अगर हम अगले मिथ की बात करें तो वो है कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यह भी एक मिथ ही है, इसलिए क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम छोड़ दें तो बाकी हर चैप्टर, चाहे वो फिजिकल का हो चाहे वो ऑर्गेनिक का हो, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रोड मैप में मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर को एज अ फंडामेंटल ट्रीट करना होता है। बिना केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाल भी बाका नहीं पढ़ सकते। हमें पता ही नहीं होगा कि कार्बन बॉन्ड कैसे बना रहा है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ पाएंगे भाई साहब। इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा ताल्लुकात है, बहुत अच्छा रिलेशन है ऑर्गेनिक और फिजिकल से। इसलिए आप इस मिथ में भी बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। और इन सभी मिथ्स के बाद हम देखते हैं
कि क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आने वाले 6 महीनों में, ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएं। और सबसे पहली जो इसमें टिप है वो है सिलेबस। भाई साहब, सबसे बड़ी जो दिक्कत मैंने एस्पिरेंट्स के साथ देखी है वो ये कि उनको पता ही नहीं होता कि उनका डिफाइंड सिलेबस क्या है। भाई साहब, डिफाइंड सिलेबस से बाहर इन जनरल कोई भी एग्जामिनेशन एजेंसी कोई क्वेश्चन नहीं रखती। इसीलिए सबसे पहले आप करें अपना जेईई मेन और जेईई एडवांस का सिलेबस निकालें, डाउनलोड करें। आपको एक गूगल सर्च पे ये दोनों सिलेबस अवेलेबल हो जाएंगे और आप उन सिलेबस को चिपका के अपनी दीवार पे रखें और उन्हें रट लें कि यही मेरे वेल डिफाइंड सिलेबस है और इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी में से टॉपिक आएगा भाई साहब। और एक बार हमने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया है तो फिर अगली टिप है कि ये मैथ्स नहीं भाई साहब, ये केमिस्ट्री है, नजर नहीं नजरिया बदले। अब इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि N2 और H2 को मैथमेटिकली ना जोड़ें और N2H2 ना बनाएं। प्लीज N2 और H2 को केमिस्ट्री की नजरों से देखें, अपनी नजर नहीं नजरिया बदलें और NH3 बनाएं। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया तो ये NH3 बनना भी उतना ही लॉजिकल लगेगा जितना ये N2H2 बनना लगता, अगर ऐसा होता तो ये सब्जेक्ट भी बिल्कुल प्योरली लॉजिकल है। बस आपको बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई साहब। और ये पॉइंट समझने के बाद सबसे जो जरूरी पॉइंट है वो ये है कि प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ चैप्टर्स होनी चाहिए। अगर हमने सीक्वेंसिंग में कोई भी गलती की तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं आपको अब जो सीक्वेंस बताने वाला हूं वो 11th वाला बच्चा फॉलो ना करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 11th के पोर्शन में वो सारे चैप्टर्स नहीं होते। पर अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी है, अगर आप JEE 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो यही सीक्वेंस कृपया फॉलो करें। सबसे पहले तो आपको मास्टरी हासिल करनी है 2 चैप्टर्स, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पे। इन पे मास्टरी हासिल करने के बाद ही आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नामक चैप्टर पे पहुंचे, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। और अगर एक बार आपने इन 3 टॉपिक्स पे मास्टरी हासिल कर ली तो फिर आपको पढ़ना है सॉल्ट एनालिसिस, यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ब्लॉक केमिस्ट्री में, टोटल जितने भी रिएक्शंस हैं उनको अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई करके पढ़ाया जाता है। इसीलिए उन 600, 700, 800, 900 रिएक्शंस को अलग अलग इंडिविजुअली ना पढ़कर, ना रटकर आप उनको क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, फलाना ढिमका, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे, जिससे आपको उनको पढ़ने में, समझने में, उनके प्रोडक्ट्स लिखने में आसानी होगी। इसीलिए एक बार आपने ये 4 चैप्टर कायदे से कर लिए तो ब्लॉक केमिस्ट्री, ये S ब्लॉक एंड हाइड्रोजन, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, ये आपके लिए एकदम चुटकियों का खेल है। और मेटलर्जी तो आपको यूं आएगी, ठीक है। तो आपको इस प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना है अपनी JEE 2025 की तैयारी के लिए। आपके पास मात्र और मात्र 6 महीने बचे हैं, तो आप बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। आप बिल्कुल भी फालतू की चीजें पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। आप पहले सीक्वेंस फॉलो करिए कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग मास्टरी करिए, फिर आप कोऑर्डिनेशन की तरफ बढ़िए, उसके बाद आप सारी रिएक्शंस को सीखिए सॉल्ट एनालिसिस में, फिर आप ब्लॉक केमिस्ट्री पे जाइए। फिर ब्लॉक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री में बेसिकली हम थ्योरी और रिएक्शंस 2 चीजें पढ़ रहे होते हैं। एक बार आपकी सारी रिएक्शंस यहां पे कवर हो गई तो थ्योरी पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय लगेगा। और मेटलर्जी तो इन सब की बेसिकली एप्लीकेशंस के तौर पे ही है, उसमें थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ओर्स वगैरह के बारे में, ठीक है। एक बार आपने ये प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो कर लिया, फिर जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। JEE निकालने के लिए सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवीजन। अगर आप प्रॉपर रिवीजन प्लान फॉलो नहीं करते हैं, अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आपकी JEE की रैंक कभी भी डूब सकती है और आपकी प्रिपरेशन की नैया खतरे में है भाई साहब। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आप एटलीस्ट 10 से 15 बार अपना पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तब तक आप में वो रिटेंशन पावर नहीं डेवलप हो पाएगी जिससे आप एग्जाम में जाके क्वेश्चंस को तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर पाओ भाई साहब। क्योंकि पढ़ना तो बहुत कुछ है, तो अगर आप डेली रिवाइज नहीं करोगे, आप एक स्पेसिफिक प्लान बनाकर नहीं चलोगे, आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, इंटरैक्टिव शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, तो वो मेमोरी पावर बिल्डअप नहीं हो पाएगी, वो रिटेंशन पावर बिल्डअप नहीं हो पाएगी, जिससे कि आप सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ
एग्जाम के समय पे उगल पाओ, एग्जाम के समय पे अप्लाई कर पाओ और एग्जाम के समय पे तुरंत सॉल्व करके, चुटकियों में सॉल्व करके क्वेश्चंस को बना पाओ। इसीलिए रिवीजन का स्पेशल ध्यान रखें। और लास्टली, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, ये रोड मैप वाली वीडियोस पसंद आ रही है, तो इस अनअकैडमी एटम्स वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हम आपसे मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में।